हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर्ट एंड स्टडी। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था वायुमंडल और वायुदाब पेटियों के बारे में, जिसके अंदर हमने छोटी छोटी परिभाषाएं और कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल से देखा था। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ज्योग्राफी से टॉपिक जेट स्ट्रीम्स और चक्रवात, जिसको हम आज डिटेल से पढ़ेंगे। इस टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद में मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगी। सो स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना इस टॉपिक को, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जेट स्ट्रीम्स। जेट स्ट्रीम्स वे धाराएं होती हैं जो कि पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत ही तेज गति से प्रवाहित होती हैं, जेट स्ट्रीम्स कहलाती हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे जेट स्ट्रीम्स के बारे में, जो दो प्रकार की होती हैं, उपोष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम और ध्रुवीय जेट स्ट्रीम। इनके जेट स्ट्रीम्स के वर्गीकरण का हम आगे डिटेल से स्टडी करेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि जो हवाएं चलती हैं और हवाएं किस प्रकार से बहती हैं, उनके बारे में कुछ डिटेल्स। तो सबसे इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि हवा क्या है, हवा के गुण क्या होते हैं, चक्रवात क्या होता है और इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, चक्रवातों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, और विश्व में प्रमुख जो चक्रवात आते हैं उनके नाम देखेंगे। और उसके बाद भी हम देखेंगे प्रति चक्रवात, और सबसे बाद में हम देखेंगे, जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो हम देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज का टॉपिक। तो हम जानते हैं कि स्टूडेंट्स की हवा गति क्यों करती है और हवा गति किस प्रकार से करती है। तो हवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करती है। और अब हम देखेंगे वायु दाब का कॉन्सेप्ट। वायु दाब को हम किस यंत्र की सहायता से नापते हैं? बैरोमीटर की सहायता से मापते हैं। बैरोमीटर में पारे का अचानक गिरना तूफान आने का संकेत होता है, और बैरोमीटर में पारे का चढ़ना साफ मौसम या प्रतिचक्रवात का संकेत होता है। बैरोमीटर में पारे का अचानक गिरना और फिर धीरे धीरे बढ़ना बारिश आने का संकेत देता है। तो स्टूडेंट्स, जो वायुदाब को मापता है उस यंत्र को बैरोमीटर कहते हैं, और उसके जो सूचकांक होते हैं उसके हिसाब से जो मौसम वैज्ञानिक होते हैं वो मौसम की भविष्यवाणियाँ भी करते हैं। जब भी वायु गर्म होती है वो हल्की होकर ऊपर की ओर उठती है और फैलती है, और प्रेशर और टेम्परेचर में व्युत्क्रमानुपात का संबंध होता है। अब हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन भी आया हुआ है कि पृथ्वी पर वायुदाब कम कब होता है। तो जो ग्रीष्म ऋतु होती है उसमें पृथ्वी का वायुदाब सबसे कम होता है। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं प्रति चक्रवात, चक्रवात और जेट स्ट्रीम्स के बारे में। आगे हम देखते हैं कि जो चक्रवात किस प्रकार से आते हैं। जब हमारे वायुमंडल में उच्च दाब और वायुदाब के जो क्षेत्र बनते हैं तो वायु हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती है, तो चक्रवात की स्थिति उत्पन्न होती है। तो चक्रवात के बीच में तो निम्न वायुदाब पाया जाता है और उसके बाहरी हिस्से में उच्च वायुदाब पाया जाता है। और हमारे वायुमंडल में जो चक्रवात और प्रति चक्रवातों की स्थितियां बनती हैं उनके लिए एक बल जिसका नाम है कोरियोलिस बल, वो अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करता है। तो कोरियोलिस बल क्या होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण वायु की दिशा में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो उसकी वजह से वायु की दिशा में विक्षेप उत्पन्न होता है। सबसे पहले इस विक्षेप का अध्ययन जी कोरियोलिस ने किया था, और इस विक्षेपण बल को कोरियोलिस बल कहा गया। उत्तरी गोलार्ध में गतिशील वस्तु अपने दाईं ओर की ओर मुड़ जाती है, और दक्षिणी गोलार्ध में गतिशील वस्तु अपने बाईं ओर मुड़ जाती है। और जो गोलार्ध का जो डायग्राम है वो हमने इसमें दिखा रखा है, जिससे कि आप आसानी से कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। अब हम देखेंगे जेट स्ट्रीम्स के बारे में विस्तार से। तो जेट स्ट्रीम दो प्रकार की बताई थी, उपोष्ण जेट स्ट्रीम और ध्रुवीय वातागर जेट स्ट्रीम। तो इनको हम देखेंगे अंतर के आधार पर। तो इनके अंतर का आधार होगा क्षेत्र, ऊंचाई, गति,
प्रभाव, निरंतरता और इनका पथ, निरंतरता पथ। तो उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण दोनों गोलार्धों में 0 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य चलती हैं। तो जो ये उपोष्ण जेट स्ट्रीम है वो 0 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य चलती हैं। ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम दोनों गोलार्धों में 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य चलती हैं। ऊंचाई के आधार पर उपोष्ण जेट स्ट्रीम ये पवने 9 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलती हैं और ध्रुवीय वातागर जेट स्ट्रीम 6 से 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर बहती हैं। गति के आधार पर इनका अंतर देखते हैं कि उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम की गति ध्रुवीय वातागर जेट स्ट्रीम की तुलना में कम होती है और दूसरे की गति पहले वाली से अधिक होती है। तो अब देखते हैं इन दोनों जेट स्ट्रीम का प्रभाव क्या होता है। विषुवत रेखा के आसपास उठने वाली वायु धाराएं 30 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी गोलार्धों पर उतरती हैं। इन्हीं वायु धाराओं का कुछ भाग उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम का रूप धारण कर लेते हैं और जो ध्रुवीय वातागर जेट स्ट्रीम होती है ये पवनें ग्रीष्म ऋतु में ध्रुवों की ओर तथा शीत ऋतु में विषुवत रेखा की ओर खिसक जाती हैं। जब ये दक्षिणी की ओर खिसकती हैं तो ये अपने साथ उपोष्ण कटिबंध में भी अत्यंत ठंडी वायु ले जाती हैं। अब हम देखते हैं निरंतरता के आधार पर जो उपोष्ण जेट स्ट्रीम होती हैं ये पवनें निरंतर चलती रहती हैं और जो कि ध्रुवीय वातागर जेट स्ट्रीम होती हैं ये प्राय रुक रुक कर चलती हैं। अब हम देखते हैं इन जेट स्ट्रीम्स का पथ। ये जेट स्ट्रीम्स जो उपोष्ण जेट स्ट्रीम होती है अपेक्षाकृत कम लहरदार पथ पर चलती हैं और जो ध्रुवीय वाताग्र हैं वो अधिक लहरदार पथ पर चलती हैं। तो ये थे स्टूडेंट्स जेट स्ट्रीम्स के बारे में डिटेल्स। अब हम देखते हैं वायुमंडल में घटित होने वाली और उसके कुछ कंपोनेंट्स के बारे में विस्तार से। तो सबसे पहले हम देखेंगे आर्द्रता। वायुमंडल में मौजूद अदृश्य जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल में 16 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर आर्द्रता नहीं पाई जाती। आगे हम देखते हैं संघनन और उसके रूप। जल के गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया संघनन कहलाती है। अब हम देखते हैं ओस। हवा में जलवाष्प जब संघनित होकर छोटी छोटी बूंदों के रूप में धरातल पर पड़ी वस्तुओं पर जमा हो जाता है तो ये घटना ओस कहलाती है। तुषार या पाला, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, जब संघनन की क्रिया हिमांक से नीचे होती है 0 डिग्री या उससे कम पर, तो जलवाष्प के कणों के बदले हिम कणों में परिवर्तित रूप को तुषार या पाला कहते हैं। तो आगे हम देखते हैं अन्य फैक्ट्स संघनन और उसके रूपों के बारे में। तो आगे हम देखेंगे कोहरा, जो कि एक प्रकार का बादल होता है। जब जलवाष्प का संघनन धरातल के बिल्कुल समीप होता है तो कोहरे का निर्माण होता है। कुहासे की तुलना जल के कण अधिक छोटे और सघन होते हैं। कुहासा एक प्रकार का कोहरे की अपेक्षा दृश्यता दूर तक होती है इसमें। और धुआंसा किसको बोलते हैं, यानी कि स्मॉग। बड़े शहरों में फैक्ट्रियों और वाहनों से निकलने वाले धुएं में जब कोहरे के कण मिल जाते हैं तो यह स्मॉग कहलाता है, यानी कि स्मोक प्लस फॉग को हम स्मॉग कहते हैं। तो ये थे कुछ वायुमंडलीय घटनाओं के बारे में कुछ फैक्ट्स। तो आगे हम देखेंगे चक्रवातों के बारे में। तो देखते हैं कि चक्रवात 2 प्रकार के होते हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय चक्रवात और दूसरा है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो लास्ट वीडियो में हमने कटिबंधीय क्षेत्रों को देखा था, जिनको हमने 5 भागों में बांटा था ग्लोब पे। तो पहला शीत कटिबंध, दूसरा शीतोष्ण कटिबंध और तीसरा है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जो कि ये तो उत्तरी गोलार्ध में। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में भी पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र और शीतकटिबंध क्षेत्र। तो जो चक्रवात होते हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच आने वाले चक्रवातों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं तथा उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच आने वाले चक्रवातों को शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं।
तो अब हम देखते हैं कि चक्रवात के दौरान उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में हवा की दिशाएं किस प्रकार होती हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में तो हवा की दिशा होगी एंटी क्लॉकवाइज। तो हवा किस ओर से किस ओर चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। और जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें हवा की दिशा चक्रवात के समय होती है क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में। और हवा किधर से किधर चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। अब हम देखते हैं चक्रवात की परिभाषा। जब वायु दाब में अंतर पड़ने के कारण केंद्र में निम्न दाब का निर्माण होता है और उसके चारों ओर उच्च दाब का निर्माण होता है तो वायु चक्राकार रूप लेते हुए उच्च दाब से निम्न दाब की ओर तेजी से बहने लगती है। इसी घटना को ही चक्रवात कहते हैं। चक्रवात में वायु के चलने की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत तथा एंटी क्लॉकवाइज एवं दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के दिशा में क्लॉकवाइज होती है। और चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं, तो चक्रवात 2 प्रकार के होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है पहला। तो अब हम देखते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में। उत्पत्ति होती है 30 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच में। उत्पत्ति और विकास ग्रीष्म ऋतु की तुलना में शीत ऋतु में अधिक होता है। और इस चक्रवात का विकास तल व सागर दोनों जगहों पे होता है। और समदाब रेखाएं वी आकार की पाई जाती हैं इस चक्रवात के क्षेत्र में। अब हम आगे देखते हैं कि इससे प्रभावित क्षेत्रों में वर्षा सामान्यतः धीरे धीरे और लगातार होती है। कभी कभी तीव्र बौछारें भी होती हैं और वर्षा लगातार कई दिनों तक होती है। इसमें चक्षु का अभाव होता है। जैसे जैसे चक्रवात निकट आता है तापमान में वृद्धि हो जाती है और वायु की दिशा पूर्व से बदलकर दक्षिणी पूर्व हो जाती है। दूसरा है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। इसकी उत्पत्ति दोनों गोलार्धों में 8 डिग्री से 24 डिग्री अक्षांशों के बीच में होती है। कोरियोलिस बल के अभाव में ये विषुवत वृत्त के निकट उत्पन्न नहीं हो पाते। ये अत्यंत विनाशकारी होते हैं और अहम विशेषता है कि केंद्र में शांत क्षेत्र और इसके ऊपर आकाश प्राय मेघ रहित होता है। ये वृत्ताकार क्रोड क्षेत्र चक्रवात का चक्षु कहलाता है। तो जो मध्य में जो वृत्ताकार क्रोड क्षेत्र बनता है वो चक्रवात का क्या कहलाता है, चक्षु कहलाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के उत्पन्न होने के लिए आवश्यक दशाएं क्या होती हैं बच्चों। केंद्रीय भाग में वायु का तापमान आसपास के वायु के तापमान से अधिक होना चाहिए। वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक हो ताकि संघनन की गुप्त ऊष्मा जो कि चक्रवात की ऊर्जा का मुख्य स्रोत होती है अधिक मात्रा में उपलब्ध हो। और महासागर की सतह का तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होना चाहिए। तो ये थी उष्णकटिबंधीय चक्रवात के उत्पन्न होने की आवश्यक दशाएं। देखते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात के उत्पन्न होने वाली आवश्यक दशाएं। ग्रीष्म ऋतु में महासागरों का तापमान अधिक होने के कारण इनका विकास होता है। कोरियोलिस बल की उपस्थिति आवश्यक होती है क्योंकि इस बल के न होने पर पवन व्यवस्था चक्रीय नहीं हो पाती है। अब हम देखते हैं प्रति चक्रवात किसे कहते हैं। तो प्रति चक्रवात होता है, प्रति चक्रवात के मध्य में हाई प्रेशर और बाहर लो प्रेशर होता है। इसलिए प्रति चक्रवातों में हवा अंदर से बाहर की ओर चलती है। प्रति चक्रवातों में मौसम साफ होता है जबकि चक्रवातों में तेज बारिश देखने को मिलती है। चक्रवातों के दौरान होने वाली बारिश को फ्रंटल रेन भी कहते हैं। प्रति चक्रवातों में हवा की दिशा हवा की दिशा के विपरीत होती है। अब हम देखते हैं विश्व के प्रमुख चक्रवातों के नाम। तो सबसे पहले हम देखेंगे विली विली। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में इसे विली विली के नाम से जाना जाता है। तो जो मानचित्र में दिखाया गया है ऑस्ट्रेलिया का विली विली क्षेत्र, यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आता है। आगे हम देखते हैं टाइफून, जो कि चीन के पास समुद्री क्षेत्र में पाया जाता है। मतलब कि टाइफून नामक चक्रवात चाइना के समुद्री क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट है टोर्नेडो। यूएसए के मैदानी क्षेत्र से उठी हवा और मैक्सिको की खाड़ी की गर्म हवा जब मिलती है तो भयंकर चक्रवात का निर्माण होता है जिसे टोर्नेडो कहते हैं। जब टोर्नेडो मैदानी भाग में प्रवेश करते हैं तो इन्हें टोर्नेडो एली के नाम से जाना जाता है।
टोर्नेडो एली मुख्यतः मिसिसिपी मिसौरी मैदानी क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। टोर्नेडो विश्व का सबसे खतरनाक चक्रवात है। इसकी तीव्रता फुटीजा स्केल से मापी जाती है। तो जो टोर्नेडो चक्रवात है उसको किससे मापा जाता है? फुटीजा स्केल से मापा जाता है। नेक्स्ट चक्रवात है हैरिकेन। अटलांटिक महासागर में आने वाले चक्रवातों को हैरिकेन कहा जाता है। ये प्राय मेक्सिको, फ्लोरिडा, वेस्ट इंडीज के तटीय क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। हैरिकेन की तीव्रता को सेफिर सैम्पसन स्केल से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? सेफिर सैम्पसन स्केल से। और अब हम देखते हैं चक्रवातों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में पृथ्वी पर सबसे अधिक चक्रवात जन्म लेते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में दक्षिणी अटलांटिक सागर और दक्षिणी पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर समुद्री सतह का तापमान बहुत कम होता है, मतलब दाब अधिक होता है, इसलिए प्राय चक्रवात देखने को नहीं मिलते। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में दक्षिणी अटलांटिक सागर और दक्षिणी पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात देखने को नहीं मिलते। और जो टी स्केल पर चक्रवातों की शक्ति को मापन किया जाता है, तो चक्रवातों की शक्ति का मापन कौन से स्केल पे किया जाता है? उसका नाम है टी स्केल। तो आइए अब हम देखते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि कॉन्सेप्ट को समझने के लिए और मजबूत करने के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, टोर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ये कहाँ पे आता है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए कैरेबियन सागर, ऑप्शन बी चीन सागर, ऑप्शन सी अरब सागर और ऑप्शन डी श्याम सागर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कैरेबियन सागर में टोर्नेडो आता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टोर्नेडो एली कहा जाता है? तो ऑप्शन है अटलांटिक समुद्र तट, ऑप्शन बी है प्रशांत तट, ऑप्शन सी है मिसिसिपी मैदान और ऑप्शन डी है अलास्का। तो जो मिसिसिपी के मैदान है उसको टोर्नेडो एली क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, टाइफून नामक चक्रवात से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है? तो टाइफून नामक चक्रवात है वो कहाँ आता है? तो ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी है चाइना सागर, ऑप्शन नंबर सी है एशिया और ऑप्शन नंबर डी है अमेरिका। तो जो टाइफून आता है वो चाइना सागर में आता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्न मानकों में से हरिकेन की तीव्रता मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शंस है, पहला है सेफिर सिम्पसन मापक, दूसरा है मर्केली मापक, तीसरा है फ्यूटीजा मापक और चौथा है रिक्टर मापक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि हैरिकेन की तीव्रता सेफिर सिम्पसन नामक मापक पर यंत्र पर मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट का किस बात का सूचक है? तो ऑप्शन है साफ मौसम, ऑप्शन नंबर बी है तूफान का, ऑप्शन नंबर सी है बर्फबारी का और ऑप्शन नंबर डी है भारी वर्षा का। तो जो बैरोमीटर में पारे का तल अचानक गिर जाता है वो तूफान का संकेतक होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विली विली क्या है? तो ऑप्शन है एक प्रकार का वृक्ष जो शीतोष्ण कटिबंध में उगता है, बी है एक प्रकार की हवा जो मरुस्थल में चलती है, सी है उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात और डी है लक्षद्वीप समूह के निकट मछली का एक प्रकार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है विली विली उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। तो ये हम देख रहे हैं चक्रवात से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिणी पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता। इसका कारण है, पहला है समुद्री पृष्ठों में के ताप निम्न होते हैं, दूसरा है कोरियोलिस बल अत्यंत दुर्बल होता है, कोरियोलिस बल अलग दुर्बल होता है और ऑप्शन नंबर डी है इन क्षेत्रों में भूमि मौजूद नहीं होती। तो जो उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिणी पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता उसका कारण होता है समुद्री पृष्ठों के ताप निम्न होते हैं, जबकि चक्रवातों के लिए समुद्री पृष्ठों का ताप उच्च होना आवश्यक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा मापांक टोर्नेडो की तीव्रता मापन हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो ऑप्शन है मर्केली स्केल,
दूसरा फुटीजा स्केल, तीसरा सेफर सैम्पसन स्केल और चौथा रिएक्टर स्केल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फुटीजा स्केल। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, प्रति चक्रवात में वायु की दिशा क्या होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा स्टूडेंट, उत्तरी गोलार्ध में तो होती है घड़ी की सुई की दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में होती है घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10। तो चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है। तो ऑप्शंस हैं, दो विभिन्न वायु राशियों के मिलने से, ऑप्शन नंबर बी है दो विभिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से, और ऑप्शन नंबर सी है वायुमंडलीय दशाओं में असाधारण परिवर्तन से, और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो जो चक्रवात की उत्पत्ति है वो दो भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से होती है। चक्रवात में वायु की दिशा क्या होती है। तो चक्रवात की दिशा होती है उत्तरी गोलार्ध में तो घड़ी की सुई के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में। तो अब हम देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 12, फ्रंटल वर्षा किस कारण होती है। तो ऑप्शन है संवहनी धारा, समुद्री धारा और चक्रवातीय गतिविधि और पर्वतों से वाष्पित जल संघनन। तो इसका आंसर होगा चक्रवातीय गतिविधियां। अब हम देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 16, उच्च दाब वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं, यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं, क्या कहलाती हैं। ये स्थिति क्या कहलाती है। तो ऑप्शन है चक्रवात, ऑप्शन बी है प्रति चक्रवात, ऑप्शन सी है तूफान, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रति चक्रवात। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि चक्रवात कब आते हैं। तो ऑप्शंस हैं, जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब हो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जब केंद्र में तो निम्न दाब हो और उसके चारों ओर उच्च दाब का क्षेत्र हो तो चक्रवात आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि टोर्नेडो क्या है। टोर्नेडो एक अति उच्च दाब केंद्र, दूसरा है अति निम्न दाब केंद्र, तीसरा अति उच्च समुद्री लहर और ऑप्शन नंबर डी है एक वायुमंडलीय पवन। तो टोर्नेडो एक अति निम्न दाब का केंद्र है जो कि टोर्नेडो नाम का एक चक्रवात भी आता है जो कि अमेरिका में मुख्यतः आता है, कैरेबियन सागर में। तो अब हम देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 19, प्रति चक्रवात में वायुदाब कहाँ अधिक होता है। तो ऑप्शन है पहला केंद्र में, दूसरा बाहर की ओर, तीसरा मध्य में और ऑप्शन नंबर डी है कहीं नहीं। तो प्रति चक्रवात के अंदर वायुदाब केंद्र में अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है। तो ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर ए टाइफून, ऑप्शन नंबर बी है टोर्नेडो, ऑप्शन नंबर सी हैरिकेन और ऑप्शन नंबर डी है विली विली। तो जो टोर्नेडो नामक तूफान है वो सबसे और सर्वाधिक विनाशकारी है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, वायु दाब सबसे कम कब होता है। तो ऑप्शंस है शीत ऋतु में, दूसरा है बसंत ऋतु में, सी है शरद ऋतु में और ऑप्शन डी है ग्रीष्म ऋतु में। तो जो वायु दाब होता है वो ग्रीष्म ऋतु में सबसे कम होता है। हम देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 21, इसमें हमको सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, जिसमें दे रखा है देशों के नाम और उनमें आने वाले तूफानों यानी कि चक्रवातों के नामों के बारे में। तो कौन से देश में कौन सा चक्रवात आता है। तो ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात आता है उसका नाम है विली विली, चीन सागर में जो आता है टाइफून, और भारत में जो आता है उसको हम चक्रवाती ही नाम देते हैं, और जो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में जो चक्रवात आता है उसका नाम है हैरिकेन। अब हम देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है। तो ऑप्शंस हैं ए तापमान, बी चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी है पृथ्वी का घूर्णन, ऑप्शन नंबर डी है दाब। तो जो पृथ्वी का घूर्णन होता है वो दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का कारण है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का टॉपिक चक्रवात और जेट स्ट्रीम और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय channel. Thank you.